Hello guys and welcome back to my channel. And if you're new to this channel, आपने इस चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है, पहली बार ही आप इस वीडियो पे आए हो इस चैनल के, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि हम यहाँ पर कर रहे हैं 90 डेज रिविजन एंड टुडे इज द डे 11। बट मैम ये रिविजन वो किस चीज की रही है? इट इज फॉर योर फिजिक्स एग्जाम ऑफ सीबीएसई बोर्ड। एंड अगर आप क्लास 12th में हैं तो आप बिल्कुल भी इस रिवीजन को है मिस मत करिए। एंड अभी जो है हम लोग कुछ दिन क्या करने वाले हैं, हम लोग अपनी रिवीजन करने वाले हैं उस सैंपल पेपर की जो सीबीएसई ने हमें दिया है फॉर द 2025 बोर्ड एग्जाम, राइट? सो कुछ कॉन्सेप्ट सैंपल पेपर के ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली जो है रिपीट होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के फाइनल पेपर में। तो इसीलिए सैंपल पेपर को हमें बिल्कुल भी जो है वो मिस आउट नहीं करना है, हमें सारे कॉन्सेप्ट्स को जो है वो एक साथ लेकर चलना है, ठीक है? तो इसीलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 विच वी विल बी डूइंग। तो हम लोगों ने बहुत सारे जो है क्वेश्चंस कर लिए थे। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो पेपर है वो बहुत छोटा है, थोड़ी सी हम स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं। ओके, तो हम लोगों ने सबसे पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़े थे, राइट? ओके, तो आई थिंक दिस मच इज विजिबल टू ऑल, राइट? ओके, सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हमने स्टार्टिंग में कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस डिस्कस किए थे। अगर आपने अब तक जनरल इंस्ट्रक्शंस और ये सब कुछ चीजें इसके पहले के क्वेश्चंस जो है वो नहीं करे हैं तो आप फॉलो कर सकते हो मेरी डे 9 से हमने जो है वो स्टार्ट करना शुरू करा था हमारे सैम्पल पेपर का प्रैक्टिस। तो आप वहां से जो है सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस को साथ साथ देख सकते हो, ठीक है? तो हम लोगों ने एक स्कीम बनाई थी कि हम हर सेक्शन का एक एक क्वेश्चन जो है वो आगे करते हुए जाएंगे। उससे क्या होगा, उससे हमारे सारे के सारे सेक्शंस के क्वेश्चंस जो है वो एक साथ प्रैक्टिस होंगे। क्योंकि हमें जो अपना पेपर अटेम्प्ट करना है, हमें इस तरीके से रिविजन करनी है कि हमें हर तरह के क्वेश्चंस को रोज रिवाइज करना है। अगर मैं एक ही तरह के क्वेश्चन को एक दिन रिवाइज करूँ फिर अगले तरह के क्वेश्चन को, तो उससे क्या होगा, हमारे सेक्शंस के बीच में गैप्स आने लग जाएंगे, हमारे चैप्टर्स के क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के बीच में गैप आने लग जाएंगे। तो इसलिए इट इज इम्पोर्टेंट कि आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो क्वेश्चन आप इस तरीके से सॉल्व करो कि आपका हर कॉन्सेप्ट हर रोज रिवाइज हो, ठीक है? आप एक ही दिन में इलेक्ट्रोस्टैट्स भी पढ़ रहे हो, एक ही दिन में इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ रहे हो, एक ही दिन में ऑप्टिक्स भी कर रहे हो, एक ही दिन में सेमीकंडक्टर्स भी कर रहे हो, ठीक है? इस तरीके से जो है हमने अपनी रिविजन करनी है। सो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 3 से ऑफ द सैम्पल पेपर। तो ये हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है जो सबको दिख रहा है। और सेक्शन ए में हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो 1 1 मार्क्स के होते हैं, ठीक है? चलिए जल्दी से रीड करते हैं। A long straight wire of circular cross section of radius A carries a steady current capital I. The current is uniformly distributed across its cross section. You have to tell what will be the ratio of magnitudes of the magnetic field at a point A by 2 above the surface of the wire to that point A by 2 below its surface. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार ये वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर करो, ठीक है? एक बार इसको करने की कोशिश जरूर करो। तब तक हम थोड़ी सी अपनी स्क्रीन साफ कर लेते हैं ताकि हम लोग इस क्वेश्चन को जो है वो यहाँ पर सॉल्व कर पाए। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा भी हुआ है किसी भी क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है। सबसे पहले आपको करना है पॉज, वीडियो को आप पॉज करेंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे सब बच्चे। और इससे आपको क्या सीखने को मिलेगा, इससे आपको सीखने को मिलेगा कि एक क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, ताकि अगर आपके बोर्ड एग्जाम में कोई अनसीन प्रॉब्लम आ जाए तो उसको देख के आप घबराओ नहीं, ठीक है? चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है इस तरीके से जिसकी क्रॉस सेक्शन हमें दे रखी है। और इस वायर में से आई करंट फ्लो हो रहा है यूनिफॉर्मली, ठीक है? तो ये एक थिन वायर का केस नहीं है, ठीक है? एक सिलिंड्रिकल वायर का केस है जिसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है। आपसे पूछा है उसने व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड अगर कोई पॉइंट ए बाई टू अबव है। सपोज ये एक पॉइंट है P1 और ए बाई टू जो है वो बिलो है, दिस पॉइंट इज P2। आपको इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड की जो है वो रेशियो लिखनी है। तो यहाँ पर मुझे साफ साफ दिख रहा है एक पॉइंट है जो कि आउटसाइड द वायर है और एक पॉइंट है जो इनसाइड द वायर है, ठीक है? और यहाँ पे हमें रेडियस कितना दे रखा है वायर का, ए रेडियस जो है हमें वायर का दे रखा है। तो हमें पता है कि एट
पॉइंट P1 जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज, कैसे निकालते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, वी हैव म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। देन अब इसके अंदर अगर मैं यहाँ पर एक एम्पीरियन लूप बनाऊं और हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लिखें, तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आती है हमारी म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस, राइट। जो हमारा डिस्टेंस है, किसके बीच में डिस्टेंस है, हमारा P1 के बीच में, और जो हमारा वायर का सेंटर है उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारा यहाँ पर आएगा। सो दैट इज 3a/2। ये हमारी जो है वो क्या होने वाली है, मैग्नेटिक फील्ड होने वाली है। एक करेक्शन यहाँ सब कर लेंगे, यहाँ पे 4 पाई की जगह हमारे पास फॉर्मूला में क्या आता है, 2 पाई आता है, ठीक है। अगर हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है तो वहां पे हमारा जो फॉर्मूला है वो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई डिवाइडेड बाय पॉइंट और वायर के सेंटर के बीच में कितना डिस्टेंस है, उस तरीके से हम लोग निकालते हैं। अब पॉइंट P2 पे जो हमें मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है उसको हम लोग B2 लिख लेते हैं, और ये जो B2 है वो क्या होने वाला है, वो होगा हमारे पास म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई, डिस्टेंस कितना है इनके बीच में, a/2। लेकिन अब जो हमारा एम्पीरियन लूप है वो कहाँ से होने वाला है, इस सेंटर से a/2 डिस्टेंस, इतना जो है हमारा एम्पीरियन लूप होने वाला है। तो इसके अंदर से जो करंट फ्लो हो रहा होगा, दैट करंट इज I/4। ठीक है, कितना करंट होने वाला है, ये I/4। क्योंकि ये जो, अगर मैं एक वायर लूं तो यहाँ से लेके यहाँ तक a/2, यहाँ से लेके यहाँ तक a/2, यहाँ से लेके यहाँ तक a/2, और यहाँ से लेके यहाँ तक a/2। तो a/2 a/2 एंड a/2, ये हमारी पूरी जो है वो एक सर्कल बना रही है। उसके अगर मैं सिर्फ एक पार्ट की बात करूं तो करंट कितना होने वाला है, अगर टोटल करंट आई है तो एक पार्ट में से करंट कितना फ्लो होने वाला है, I/4 फ्लो होने वाला है। तो हम लोग जल्दी से क्या करेंगे, अब इसकी रेशियो निकाल लेंगे। वी विल फाइंड B1/B2। तो जब आप B1/B2 करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा, A से A भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो रेशियो आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 4/3। तो हमारी जो रेशियो है वो आ रही है 4/3। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, जिस जिस बच्चे का ऑप्शन सी जो है वो आंसर आया था, वेरी गुड, बिल्कुल सही किया है आपने। अगर किसी का नहीं आया तो ऑप्शन सी करेक्ट, तो कोई बात नहीं, इतनी घबराने की बात नहीं है, ठीक है। आप जल्दी से इसको अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। एंड मेक श्योर यू हैव टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन 3 टाइम्स। हर क्वेश्चन को जो आप करते हुए जा रहे हो उनको 3 3 टाइम्स प्रैक्टिस करने की हैबिट जो है वो बना लो। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पहली बारी में नहीं होता, ठीक है, उससे क्या होगा, उससे आपके कॉन्सेप्ट उसी टाइम जो है वो पक्के होते जाएंगे। एक बार क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं, इसका बहुत सिंपल थ्योरी क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 करवा रही हूँ मैं यहाँ पे। द डिफ्रैक्शन इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व इन साउंड वेव्स ओनली, अल्ट्रासोनिक वेव्स ओनली, लाइट वेव्स ओनली, या फिर साउंड वेव्स एज वेल एज लाइट वेव्स। इसको जल्दी से आप बताइए, पॉज करके थोड़ा सा सोचिए कि इसका क्या आंसर आना चाहिए, ठीक है। क्या डिफ्रैक्शन इफेक्ट साउंड में देखने को मिलता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स भी एक तरह की साउंड वेव्स होती हैं, लाइट वेव्स में देखने को मिलता है सिर्फ, या फिर दोनों में देखने को मिलता है। तो अगर सबने सोच लिया है और किसी ने आंसर टिक करा है ए, सो दैट इज रॉन्ग। अगर किसी ने आंसर टिक करा है बी, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। अगर किसी ने आंसर टिक करा है सी, तो ये भी गलत है। जो आंसर सही है इसका वो है ऑप्शन डी। जो आपका डिफ्रैक्शन इफेक्ट है वो आपको साउंड वेव्स में भी दिखने को मिलेगा और लाइट वेव्स में भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो आपका कौन सा कॉन्सेप्ट, अभी इससे पहले हमने जो कॉन्सेप्ट रिवाइज किया था वो करंट इलेक्ट्रिसिटी, नॉट करंट इलेक्ट्रिसिटी, आई एम सॉरी, इट वाज फ्रॉम द मैग्नेटोस्टैटिक्स पोर्शन, दैट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जो हमने पहले कॉन्सेप्ट देखा वो किसका पढ़ा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। सेकंड क्वेश्चन जो है हमने कहाँ से करा, जो सेकंड क्वेश्चन था वो हमारा था वेव ऑप्टिक्स का, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से एक चीज होगी कि आपका जो जो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो उसके अंदर आप हर कॉन्सेप्ट से एक एक क्वेश्चन को करते जा रहे हो, तो आपका हर कॉन्सेप्ट जो है वो एक साथ रिवाइज हो रहा है, ठीक है।
तो अब वो वाला हमने चीज छोड़ दी है कि हम पहले एक चैप्टर करेंगे फिर उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, फिर अगले दिन दूसरा चैप्टर करेंगे फिर उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। उससे क्या हो रहा था, उससे हम लोग 10 दिन के बाद अपना पहला चैप्टर भूल जाते थे, है ना। बट अब हम लोग जो है वो चीज नहीं कर सकते हैं, अब हमें हर कॉन्सेप्ट को एक साथ लेकर चलना है, ठीक है। एक हमें करना है एजर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन, जल्दी से हम लोग कर लेते हैं, दूसरे कलर का पेन ले लेती हूँ मैं। चलिए, अब एजर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आपको इतनी बारी समझा दिया कैसे करना होता है, आई होप सब अपना एजर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन, अब कोई भी एजर्शन रीजनिंग जो है वो गलत करके नहीं आएगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 को पॉज करके ट्राई करेंगे। मैं जल्दी से रीड कर देती हूँ। एजर्शन बोला गया है, न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर अबाउट 60 आर लीस्ट स्टेबल। जिन न्यूक्लियाई का मास नंबर 60 होता है वो लीस्ट स्टेबल होते हैं। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या एजर्शन ट्रू है। मुझे पता है अगर मेरा एजर्शन ट्रू आ गया तो ट्रू आने पर ऑप्शन ए, बी और सी तीनों करेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर एजर्शन आ गया है फॉल्स, तो इसका मतलब पक्का पक्का कौन सा आंसर होने वाला है, ऑप्शन डी आंसर होने वाला है। तो एजर्शन को एक बार चेक कर लेते हैं, क्या ये ट्रू है क्या ये फॉल्स है। सो न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर अबाउट 60 आर लीस्ट स्टेबल, सो दिस इज रॉन्ग, राइट। लीस्ट स्टेबल नहीं होते हैं वो न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर जो है वो 60 होता है। तो क्योंकि आपकी एजर्शन ही गलत है, आपकी एजर्शन ही गलत है, तो इसका मतलब पक्का पक्का कौन सा आंसर करेक्ट होने वाला है इसका, ये तो भाई हमारा 1 नंबर हमें फ्री में मिल गया मैम। ये तो हमारा आंसर इतना सिंपल था, क्योंकि उसने एजर्शन ही गलत दे दी, तो मुझे चेक ही नहीं करना पड़ेगा कि रीजन में ए बी सी क्या आ सकता है, नहीं। अगर एजर्शन गलत है तो पक्का पक्का आंसर जो है वो होने वाला है आपका ऑप्शन डी, ठीक है। तो ऑप्शन डी एजर्शन में हमें क्या ऑप्शन टिक करना है, हमें 15 क्वेश्चन में हमें जो आंसर करेक्ट करना है वो करेक्ट करना है ऑप्शन डी, ठीक है। आई होप सबको जो है वो समझ आया हो कि एजर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन जो है वो कैसे अटेम्प्ट करने हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को घबराते हुए देखा है कि जो उन्हें जो है वो एजर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस कैसे करने होते हैं उनको नहीं पता, नहीं समझ आता है। बट मैंने अब इतनी बारी समझा दिया है कि आई होप सबको क्लियर हो गया हो तो इस क्वेश्चन को जो है वो कैसे अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 18 का हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। आज हमें इसका सेकेंड पार्ट डिस्कस करना है, जल्दी से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब देखते हैं हम लोग जो ये 18th क्वेश्चन है, 18th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जल्दी से रीड करते हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करी है, यूजिंग मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा द इंटेंसिटीज ऑफ टू सोर्सेज आर कैपिटल आई। आपको इंटेंसिटी दे रखी है दो सोर्सेज की कैपिटल आई। What is the intensity of a light at a point where the path difference between the wavefronts is lambda by 4? तो हमें जो पाथ डिफरेंस दे रखा है उनके दो लाइट रेस के बीच में वो दे रखा है लैम्डा बाय 4। तो हम लैम्डा बाय 4 को कैसे कन्वर्ट करते हैं अपने फेज, पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। एक बारी मैं तो करा ही दूंगी, पर हाँ, मैं बार बार यही बोलती हूँ, वीडियो को पॉज करो, एक बारी खुद से ट्राई करने की जरूर कोशिश करनी है, ठीक है। जरूर 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 कोशिश करनी है खुद से करने की। तो स्टार्ट कर रही हूँ मैं, कैसे करते हैं जल्दी से बताती हूँ मैं। अगर हमारे पास पाथ डिफरेंस है, तो हम अगर पाथ डिफरेंस को 2 पाई बाय लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फेज डिफरेंस मिल जाएगा। तो फेज डिफरेंस जो होता है आपका वो होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू द पाथ डिफरेंस। तो 2 पाई बाय लैम्डा, पाथ डिफरेंस इज गिवन टू अस लैम्डा बाय 4। तो जो हमारा फेज डिफरेंस है वो आ गया हमारे पास पाई बाय 2, ठीक है। तो इस केस में इस क्वेश्चन में आपको जो पाथ डिफरेंस दे रखा है वो क्या दे रखा है, द पाथ डिफरेंस इज गिवन टू अस विच इज पाई बाय 2। अब इस पाथ डिफरेंस को यूज कर कर हम लोग रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। हमें पता है अगर दो लाइट रेस के बीच में इंटरफेरेंस हो रहा है तो जो नेट इंटेंसिटी है मैम वो होती है I1 + I2। जिसको ये फॉर्मूला आता है बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आता है ये फॉर्मूला तो आज इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की लिस्ट में जोड़ लो, क्योंकि इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन हर साल आपका जो है बोर्ड में आता ही आता है। ये जो है वो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स का। I1 हमें दे रखा है I2 भी हमें दे रखा है I +2 I into I, so we have a square root above and we have cos pi by 2।
अब समझदार बच्चा कहेगा कि अरे मैम आपका जो फेस डिफरेंस है वो तो पाई/2 आ गया, ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। क्यों अच्छी बात हो गई? क्योंकि मैम हमें पता है कॉस पाई/2 की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री। और ये वाली टर्म जो है कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। और ये जो है वो डेफिनेटली खत्म हो जाएगा हमारे पास, तो I+I जो है हमारा आंसर बच जाएगा। और आंसर जो है हमारे पास वो आ जाएगा 2I। यानी कि जो नेट इंटेंसिटी आ रही है आपके पास सेकेंड क्वेश्चन में, यहाँ पर वो आ रही है आपकी 2I। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, आपको फेस डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में कन्वर्जन पता है, नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है, पता है, एकदम मक्खन क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है हमें इस क्वेश्चन में, है ना। आई डोंट थिंक कि किसी को भी कोई भी दिक्कत जो है वो इस क्वेश्चन में आई होगी। और सबका जो आंसर है वो मैच कर गया होगा, तो ये तो मुफ्त के 2 नंबर हो गए है ना हमारे लिए, बिल्कुल मुफ्त के 2 नंबर। इजी न्यूमेरिकल आ जाए तो इसका मतलब हमारे जो नंबर है वो बिल्कुल ही मुफ्त के हैं। मजा आ जाता है इजी न्यूमेरिकल्स देख के। अब हम लोग जो है वो जा रहे हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी का मतलब अब जो हमारे क्वेश्चंस है वो है हमारे 3-3 मार्क्स के। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये रेक्टिफायर और डायोड का क्वेश्चन किया था। नाउ विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चन नंबर 23। अब हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 23 को। ओके। कभी कभी हमारे को शॉक भी देता है हमारा लैपटॉप। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 23, हाँ जी, आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे। चलिए, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अगेन अ डेरिवेशन क्वेश्चन, ठीक है। एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, सीधा 3 मार्क्स की डेरिवेशन आई है आपके पास। आपको एक्सप्रेशन निकालना है कैपेसिटेंस का एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, जिसका प्लेट एरिया कैपिटल ए है एंड प्लेट सेपरेशन स्मॉल डी है। पहला केस आपको दे रखा है जब आपने डाई इलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस स्मॉल टी को इंसर्ट कर रखा है। एंड सेकेंड पार्ट आपको दे रखा है, आपने एक मेटालिक स्लैब को जो है वो डाला है, थिकनेस जिसकी है स्मॉल टी, 1 by 1 बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, एंड यू हैव टू टेल इन विच केस द कैपेसिटेंस विल बी मोर एंड वाई। ठीक है, तो ये जो है वो आपको बताना है, ठीक है, कि कौन से केस के अंदर जो आपकी कैपेसिटेंस है वो ज्यादा होने वाली है और क्यों ज्यादा होने वाली है, ये आपको जो है वो बताना है। ठीक है, तो जल्दी से इसको एक बार वीडियो को पॉज कर कर ट्राई कर लें। ठीक है, जल्दी से पॉज करो, एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो, क्या हम इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं या हम इस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो डेरिवेशन होती है वो आपकी, आपको पता है कि मैं आपको होमवर्क देती हूँ डेरिवेशन क्वेश्चन। अगर आपसे डेरिवेशन क्वेश्चन ना हो तो आप मुझे कमेंट कर कर बता सकते हैं कि मैम ये वाला क्वेश्चन जो है वो हमारे नोट्स में नहीं है। अगर आपके नोट्स में ये क्वेश्चन नहीं होगा तो मैं एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी डेरिवेशन क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, मैं डेरिवेशन इसलिए नहीं कराती हूँ खुद से क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो डेरिवेशंस है जो आपने प्री बोर्ड्स के लिए, अपने यूटीज के लिए, टर्म 1 एग्जाम्स के लिए जो आपने पहले से लर्न करी हैं, आप उस उन्हीं स्टेप्स को दोबारा से लर्न करें, उसी डेरिवेशन को दोबारा से लर्न करें। क्योंकि मैं आपको एक नई डेरिवेशन दूंगी, उसके अंदर मैं आपको डिफरेंट थोड़ा सा स्टेप्स अलग होंगे, थोड़ी सी लैंग्वेज अलग होगी, तो आपको क्या होगा, आपको दोबारा से सब कुछ रीलर्न करना पड़ेगा, है ना। बट अगर जो चीज आपने पहले से ही लर्न कर रखी है उसको दोबारा से रिवाइज करके लिखना जो है वो बहुत इजी है। बट अगर आपके पास ये डेरिवेशन अवेलेबल नहीं है, आपको कोई दिक्कत है इस डेरिवेशन में, तो आप मुझे कमेंट करके बता दो। जैसे एक बच्चे ने मुझे बोला था कि मैम मुझे वो वाली डेरिवेशन में प्रॉब्लम है जिसके अंदर हमने व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन डिराइव करनी थी, तो मैंने आज ही उसकी वीडियो अपलोड करी है जिसके अंदर हमने वो व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन का डेरिवेशन किया है। तो जिसको भी वो डेरिवेशन देखनी हो, इट इज अपलोडेड ऑन दिस चैनल, आपको मिल जाएगी वो डेरिवेशन व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन की यूजिंग किर्चॉफ्स लॉस। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको इस डेरिवेशन में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना एंड आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू एंड आई अपलोडेड बाय टुमारो। ठीक है, मैं कल तक ही अपलोड कर दूंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन नंबर 23। और ये चीज ध्यान रखो कि जो भी डेरिवेशन लर्न कर रहे हो उसको हैबिट बनाओ 3 टाइम्स लिखने की। ठीक है,
वहीं के वहीं आप सोचो, मुझे आज डेरिवेशन जो है वो याद कर लेनी है, वो किसी भी हालत में याद करके ही सोना है, ठीक है। ये जो है वो आपका क्या होना चाहिए, पढ़ने का तरीका होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 मार्क्स का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। एक बहुत अच्छी चीज हमारी लास्ट क्लास में हुई थी कि हमारा जो सेक्शन डी है उसमें 2 ही क्वेश्चन आते हैं, और हमारे दोनों जो है वो अब डिस्कस हो चुके हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू सेक्शन ई। सेक्शन ई की तरफ चलते हैं हम लोग अब जल्दी से। और सेक्शन ई के अंदर हमें क्या करना है, अब हम लोग वो सेकंड क्वेश्चन को ट्राई करने वाले हैं, जो सेकंड क्वेश्चन जो है विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए जो है वो दिया गया है, ठीक है। तो जल्दी से हम थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं। या चलिए, इसको हमने थोड़ा सा क्लीन कर लिया है। जल्दी से एक बारी ए पार्ट को रीड करते हैं। जो हमारा ए पार्ट है वो तो यही है, यूजिंग किर्चॉफ्स लॉज ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ द बैलेंस स्टेट इन द व्हीटस्टोन ब्रिज। ये हम लोग जो है कर चुके हैं, इसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ आज। तो अगर किसी को कोई भी दिक्कत है इसके अंदर डेरिवेशन में, तो वो वहां से ये वीडियो जो है वो देख सकता है, ठीक है। The second part of this question is, what do you understand by the sensitivity of the Wheatstone bridge and how the sensitivity of the Wheatstone bridge can be increased? तो जल्दी से एक बारी वीडियो को पॉज करेंगे और जल्दी से इसको ट्राई करेंगे। तब तक हम थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम इस क्वेश्चन को जो है वो क्या कर पाए, अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। मैं आपको इसका आंसर जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ। जल्दी से वीडियो को पॉज कर लीजिए, जल्दी से ट्राई करेंगे क्वेश्चन को कि इस क्वेश्चन को जो है हमें कैसे करना है, ठीक है। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर है हम लोग 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31, सेंसिटिविटी आपको बतानी है, ठीक है, कि आप सेंसिटिविटी से क्या समझते हो एक व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो आई होप सब बच्चे अटेम्प्ट कर कर आ गए हो क्वेश्चन को, और अब सब चेक कर रहे हो कि क्या हमने आंसर सही लिखा है या गलत लिखा है। तो मैं जल्दी से आपको बताती हूँ कि सेंसिटिविटी क्या होती है व्हीटस्टोन ब्रिज की। इट इज द अमाउंट it is the amount of deflection in the attached galvanometer. It is the amount of deflection in the attached galvanometer for every unit change in the unknown resistance. तो जो हम अननोन रेजिस्टेंस को अगर मैं 1 यूनिट से चेंज करूं, उससे गैल्वेनोमीटर में कितनी डिफ्लेक्शन आ रही है, उसको हम लोग बोलते हैं उस व्हीटस्टोन ब्रिज की सेंसिटिविटी। क्या बोलते हैं उसको, व्हीटस्टोन ब्रिज की सेंसिटिविटी बोलते हैं। एंड एक व्हीटस्टोन ब्रिज सबसे ज्यादा कब सेंसिटिव होता है, अ व्हीटस्टोन ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव। इसको लिख लेना, वरना अभी ये सोच लोगे कि हमने देख लिया है, और इसको अपने नोट्स में अगर लिखोगे नहीं तो दिक्कत ये होगी कि जब पेपर से पहले पढ़ने बैठोगे ना, तब याद नहीं आएगा कि इसका आंसर क्या था, ठीक है। तो इसीलिए मेक इट अ हैबिट, जो भी क्वेश्चंस को कर रहे हो उसका क्वेश्चन पहले नोट करो, क्वेश्चन नोट करो, उसके बाद उसके आंसर को नोट करो, उसके बाद उसके आंसर को आपको जो है वो क्या करना है, नोट करना है। तभी आपको फायदा होगा, ठीक है। और इस आंसर को तब तक लिखो जब तक आपको ये आंसर जो है वो लर्न ना हो जाए। तो कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपकी लर्निंग स्पीड फास्ट है, आपकी लर्निंग स्पीड स्लो है। अगर आप ये हैबिट बना लोगे कि आपको तब तक लिखना है एक क्वेश्चन को जब तक वो लर्न ना हो जाए, तो चाहे आपकी लर्निंग स्पीड तेज हो, चाहे आपकी लर्निंग स्पीड स्लो हो, आप किसी भी क्वेश्चन को है वो लर्न कर सकते हो, ठीक है। बस आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको मेहनत से पीछा नहीं छुड़ाना है, ठीक है। अ व्हीटस्टोन ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव, द हटा देना, इज मोस्ट सेंसिटिव व्हेन, कब होता है, व्हेन इट्स 4 आर्म्स हैव रेजिस्टेंस, when its 4 arms have resistances that are of the same order of magnitude। जब आपकी चारों रेजिस्टेंसेस का ऑर्डर जो है मैग्नीट्यूड का, वो
सेम होता है, उस केस में आपका जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो क्या होगा? उस केस में आपका जो व्हीटस्टोन ब्रिज है दैट विल बी मोस्ट सेंसिटिव। सबसे ज्यादा सेंसिटिव वो तभी होगा जब आपकी रेजिस्टेंसेस का ऑर्डर जो है वो क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ए पार्ट का तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में, सेकेंड पार्ट का आंसर जो है वो आपका ये होने वाला है। ठीक है, तो आई होप सबको क्लियर हो कि ये जो है वो कैसे करना है। ठीक है, तो आज हमने जो है हर सेक्शन का एक एक क्वेश्चन जो है वो ट्राई कर लिया है। अगर आपको आज किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, सब्सक्राइब दिस चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है, बेल आइकन प्रेस कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट डे। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड एंड शो द बेस्ट रिजल्ट्स। ओके, बाय बाय गाइस।